प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का अपनी भाषा यूट्यूब चैनल में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। आज हम कक्षा 12 की ऐच्छिक हिंदी की कविता नंबर 6 और भाग 2 जिसका शीर्षक है तोड़ो। लिखने वाली कवि का नाम है रघुवीर सहाय। इस कविता के पद्यांश को पढ़ने से पहले थोड़ी सी हम चर्चा करते हैं इस कविता के शीर्षक के बारे में। देखिए बच्चों, कविता का शीर्षक रखा गया है तोड़ो। यह कविता एक उद्बोधन परक कविता है। उद्बोधन का अर्थ होता है जगाना या चेतना जागृत करना। इस कविता में कवि रघुवीर सहाय जी ने क्या बताया है कि हमारी जो धरती है, हमारी जो पृथ्वी है, उसकी सृजनशीलता को बढ़ाना है। सृजनशीलता मतलब क्रियाशीलता या उसकी उत्पादक क्षमता। चूँकि धरती है तो इसके लिए उपयुक्त शब्द है इसका उत्पादन बढ़ाना। लेकिन इस धरती की, इस पृथ्वी की उत्पादन क्षमता बढ़ाने से पहले इसमें जो अवरोध हैं उन्हें हमें हटाना पड़ेगा। तो वो अवरोध कौन से बच्चों? जैसे पत्थर, चट्टानें, जमीन या पृथ्वी का बंजर होना जिसे ऊसर भी कहते हैं। यदि इन अवरोधों को हम हटा देते हैं तो पृथ्वी की या धरती की सृजनशीलता या क्रियाशीलता बढ़ जाएगी और उसके परिणाम स्वरूप क्या होगा? उसकी उत्पादन क्षमता है वो भी बढ़ जाएगी और यही कवि चाहता है। ये कविता एक प्रेरणा देने वाली कविता है, लेकिन कवि ने इस कविता को सुंदर बनाने के लिए और धरती की तुलना हमारे मन से की है। जिस प्रकार धरती की उपजाऊपन में बाधक है चट्टानें, पत्थर, बंजर, ठीक उसी प्रकार हमारे मन में भी ऐसे कौन से अवरोध हैं, ऐसे कौन से तत्व या कारण हैं जिनके कारण मन की सृजनशीलता नहीं बढ़ती। तो वो है ऊब, निरस्ता, उकताहट, निष्क्रियता, नकारात्मकता, अरुचि। ये कुछ बातें हैं जो यदि हमारे मन में घर कर जाते हैं तो हम या हमारा जो मस्तिष्क है उसकी सोच नकारात्मक हो जाती है और नकारात्मक हो जाती है तो हम सृजनशील नहीं हो सकते, हम क्रियात्मक नहीं हो सकते, हम किसी कार्य को करने के लिए उत्साहित नहीं हो सकते। तो कवि ये चाहता है कि पृथ्वी की उत्पादन क्षमता भी बढ़े और ठीक उसी प्रकार हमारे मन की भी सृजनशीलता बढ़े। इस कविता को बहुत ही सुंदर बनाने का प्रयास किया है और तुलना की गई है इसमें धरती और मानव मन की। देखिए बच्चों, आज हम देखते हैं कि एक मानव क्रियाशील क्यों नहीं है, एक मनुष्य सृजनशील क्यों नहीं है। आप सभी जानते हैं और प्राय ये सुनते भी हैं, हर आदमी है विदाउट वर्क बिजी, यानी बिना किसी काम के व्यस्त रहता है। भले ही व्यस्त हो या न हो, लेकिन वो ये कहता हुआ सुनाई देता है
कि मेरे पास समय नहीं है, मैं कैसे कर सकता हूँ, ये काम करने के लिए बहुत समय चाहिए, इसके लिए ये चाहिए वो चाहिए, और ऐसा करते करता वो प्रकृति या भगवान तक भी पहुँच जाता है कि मेरे पास ये नहीं है, भगवान ने मुझे ये नहीं दिया। ये सारी बातें उसकी नकारात्मक दृष्टिकोण को दर्शाती है। लेकिन मैं इस बात को अभी जो पिछले 2 साल, पिछला और अब, इसमें ले आता हूँ। तो देखिए, ये 2 साल हमारे लिए ऐसे आए जिनमें हमारे पास समय ही समय था, और उसके बाद भी हमने कुछ नहीं किया। हमने सारा समय, सारे दिन आलस्य में बैठकर, नकारात्मक सोचकर, निरस्ता के साथ बिता दिए। लेकिन यदि इसी समय को हम सकारात्मक होते, सृजनशील होते, क्रियाशील होते, तो घर बैठे भी बहुत सारे काम कर सकते थे, जो परिवार के लिए भी कुछ फायदेमंद होते थे और दूसरे लोगों के लिए भी लाभप्रद हो सकते थे। लेकिन हमारी ये कमी है, हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हम उन कमियों को दूसरों पर ढालने की कोशिश करते हैं। लेकिन बच्चों, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। ये कविता हमारे लिए एक संदेश है, ये हमें जगाती है, ये हमें चेतना की तरफ ले जाती है। और कवि जो रघुवीर सहाय हैं, वो आधुनिक कविता के कवि हैं, और इस प्रकार वो ये चाहते हैं कि धरती की जो क्रियाशीलता, सृजनशीलता, उत्पादकता बढ़े, ठीक वैसे ही एक मानव की, एक मनुष्य की भी सृजनशीलता और कुछ करने के प्रति उसकी ललक बढ़े। तो ये तो इस कविता का जो शीर्षक है तोड़ो, उससे जुड़ा हुआ है। लेकिन फिर मैं चर्चा करूँगा, इसका शीर्षक है तोड़ो। देखिए, आपको ये सब देखने में ऐसा लगता है कि ये नकारात्मक है, ये शब्द विध्वंस के बारे में बताता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस कविता में ये विध्वंस का प्रतीक नहीं है। ये शब्द जो तोड़ो है, वो सृजनशीलता का प्रतीक है। नया काम करने के प्रति, नई क्रियाशीलता बढ़ाने का इसमें कवि ने संदेश दिया है। तो हम ये कह सकते हैं, तोड़ो नामक जो कविता है वो विध्वंस का प्रतीक न होकर के सृजनशीलता या क्रियाशीलता के बारे में हमें बताएगा। ये कवि का मुख्य उद्देश्य है, संदेश है। तो अब ये छोटा सा एक पद्यांश श्यामपट्ट पर लिखा हुआ है, हम इसकी व्याख्या करेंगे। लेकिन आप सभी जानते हैं कि किसी भी कविता की या पद्यांश की व्याख्या से पहले वही 3 जो बिंदु हैं, 4, वो हमें ध्यान होना चाहिए। सबसे पहला है संदर्भ। तो कविता का नाम हो गया इसमें तोड़ो, और कवि का नाम होगा रघुवीर सहाय। उसके बाद दूसरा प्रसंग, तो इसमें आप ये लिखेंगे कि यह कविता एक उद्बोधन से युक्त है, जिसमें कवि ने पृथ्वी को, धरती को सृजनशील बनाने के लिए किस प्रकार कौन कौन से उपाय किए जाएं, इसके बारे में इस पद्यांश में बताया गया है। और इसके बाद आते हम इस पद्यांश की व्याख्या। तोड़ो तोड़ो तोड़ो, ये पत्थर, ये चट्टाने, ये झूठे बंधन टूटे तो धरती को हम जाते। ये देखिए बच्चों, यह साफ लिखा हुआ है। कवि ये कहता है कि इस धरती पर जो पत्थर हैं, जो चट्टाने हैं, जो इसका पथरीला भाग है, उन सब को बार बार कहा है तोड़ो तोड़ो, उनको तोड़ देना चाहिए। और यदि उनको तोड़ दिया जाएगा तो पृथ्वी की सतह जो कठोर है, जिसमें उपज पैदा नहीं होती, तोड़ने के फलस्वरूप यदि इन चट्टानों को, पत्थरों को हटा दिया जाएगा, कठोर भाग को, तो ये पृथ्वी क्या हो जाएगी, ये धरती मुलायम हो जाएगी। ये झूठे बंधन टूटे। अब ये तो चर्चा थी धरती की, ये आती है मन में। हमारे मानव जीवन में भी
बहुत सारे ऐसे व्यर्थ के बंधन होते हैं, वो भी टूटने चाहिए, जिनकी आवश्यकता नहीं है। व्यर्थ के बंधन अगर टूट जाएंगे तो निश्चित रूप से जिस प्रकार धरती उपजाऊ होगी, ठीक वैसे ही हमारा मन भी सृजनशील और क्रियाशील होगा। तो धरती को हम जाने, कब जानेंगे? कवि कह रहा है कि जब यदि इस पृथ्वी से या धरती के पत्थर, चट्टाने, कठोर भाग हैं, उनको तोड़ दिया जाए तो हम इसके जो मुलायम भाग है उसके बारे में हम जान जाएंगे। हम वहाँ पहुँच जाएंगे जहाँ धरती की उत्पादक क्षमता बढ़ाने का जो मुख्य कारण है उस तक पहुँच जाएंगे। और फिर क्या है, तो धरती को हम जानेंगे, उसकी उर्वरक शक्ति को, उसकी उत्पादन क्षमता को हम जान जाएंगे। तो फिर क्या है, कैसे जान जाएंगे? सुनते हैं मिट्टी में रस है जिससे उगती दूब है। जब पृथ्वी मुलायम हो जाएगी, जब धरती की उर्वरा शक्ति बढ़ जाएगी, जब धरती उपजाऊपन के लिए तैयार होगी, तो हम सभी को ये पता है, सुनते हैं, हम सभी जानते हैं कि हमारी जो धरती है उसकी मिट्टी में क्या है? रस। रस का अर्थ वो पौधों को, वनस्पतियों को और विभिन्न प्रकार के छोटे बड़े जो घास, उनको भी पैदा करते हैं, जिससे उगती दूब है। तो कवि ये कहता है कि इस प्रकार हम देखते हैं कि जब पृथ्वी या धरती मुलायम हो जाएगी, उपजाऊ के लायक हो जाएगी, तो क्या होगा? इस पृथ्वी में, इस धरती में जो रस है, उस रस के कारण क्या होगा? पूरी धरती पर दूब का अर्थ है घास या छोटे बड़े जो वनस्पति पौधे हैं, वो सारे के सारे उग आएंगे या उनकी एक तरीके से नई पौध तैयार हो जाएगी, जो पृथ्वी के लिए या धरती के लिए सृजनशीलता का काम करेगी। अपने मन के मैदानों पर व्यापी कैसी ऊब है। अब कवि ने धरती की तुलना की हमारे मन से। कवि कहता है हमारे मन रूपी मैदानों में, मन रूपी धरती में भी क्या है? व्यापी मानी फैला हुआ या फैली हुई। फैली हुई ऊब, ऊब का अर्थ आप ले सकते हैं निरस्ता, अरुचि। तो जिस प्रकार धरती में क्या है? पत्थर हैं, चट्टाने हैं, बंजरपन है, इनके कारण उसकी उर्वरक शक्ति या उपजाऊ नहीं बढ़ता, उपजाऊपन नहीं बढ़ता। ठीक वैसे ही हमारे मन में क्या है? निरस्ता है, अरुचि है, विकलता है, बेबसी है, निराशा है। इन सब गुणों के कारण और हमारा मन है वो एक तरीके से अच्छे कार्य करने के लिए, सृजनशीलता के लिए, क्रियाशीलता के लिए तैयार नहीं होता। तो हमें क्या करना है? हमारे मन से ये जो ऊब है, ये जो खीज है, ये जो उकताहट है, ये जो निष्क्रियता है, ये निरस्ता है या अरुचि है, इन सभी अवगुणों को जो मन को तोड़ रहे हैं, उन्हें हमें बाहर निकालना होगा। हमें इस नकारात्मकता से बाहर निकलना होगा, तब जाकर के जिस प्रकार धरती है वो उपजाऊपन तैयार के लिए तैयार होती है, ठीक वैसे हमारा मन भी सृजनशीलता के लिए और क्रियाशीलता के लिए तैयार होगा बच्चों। तो हमें नकारात्मकता को छोड़ते हुए सकारात्मकता के गुणों को अपनाना है। और अंतिम पंक्ति आधे आधे गाने, इन अवगुणों के कारण जो हम चर्चा कर रहे थे अभी, निरस्ता, ऊब, खीज, उकताहट या विकलता, नकारात्मकता के कारण ही हमारे जो कार्य हैं आधे अधूरे रह जाते हैं। आधे आधे गाने का मतलब है
हमारे द्वारा जो कार्य किए जाते हैं वो आधे अधूरे रह जाते हैं। तो दोनों की यदि तुलनात्मक अध्ययन देखें तो धरती पर बंजर और चट्टान पत्थर के कारण आधी अधूरी उपज पैदा होती है, ठीक वैसे हमारे मन में ये जो नकारात्मक रूपी गुण हैं उनके कारण हमारे जो कार्य हैं वो भी आधे अधूरे रह जाते हैं, अर्थात हम उन्हें पूर्ण रूप से संपन्न नहीं कर पाते। तो ये तो था एक छोटा सा पद्यांश जिसकी हमने व्याख्या पढ़ी। अब इस पद्यांश के कुछ विशेष बिंदु देखें। भाषा सहज सरल सुबोध, पिछली कुछ कविताओं में ये इसी प्रकार की भाषा को हम देख रहे हैं। शैली कैसी है? प्रभावशाली। और दूसरा है एवं विषयानुकूल, जैसा विषय है वैसी इसकी शैली। गुण है इसमें औज। औज गुण का अर्थ क्या होता है? जिससे उत्साह पैदा होता है, जोश पैदा होता है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार नकारात्मकता से हम सकारात्मकता की तरफ जाते हैं तो उसके लिए ओज और जोश की आवश्यकता होती है, इसलिए इसका गुण हो गया औज। तोड़ो तोड़ो तोड़ो, एक शब्द की 3 बार आवर्ती, अब इसलिए हो गया आपका पुनरुक्ति। प्रकाश अलंकार। मन के मैदान मैं, कै और कै, इसलिए इसमें हो गया आपका वर्णों की आवृत्ति है, तो ये हो गया बच्चों अनुप्रास अलंकार। प्रेरणा इस कविता में आप देख रहे हैं कवि ने क्या दी है? सृजन होने के लिए सृजनशीलता। तो प्रेरणा इसकी क्या हो जाएगी? सृजनशीलता की प्रेरणा दी है। शब्द शक्ति लक्षण। तो ये थे इस पद्यांश के शिल्प सौंदर्य या विशेष गुण। आप सभी ने इस पद्यांश को या इस शीर्षक को ढंग से सुना, समझा, देखा और शिल्प सौंदर्य के बारे में भी आपने सब कुछ ध्यान से देखा, सुना। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।